पीसीजी 174 का ब्लॉक 4 पढ़ेंगे। इसमें भी 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 8 देखते हैं हम। व्यवहार में रूढ़िवादिता, लिंग राजनीति और परिवर्तन जातीयता। मीडिया में रूढ़िवादिता। अच्छा, रूढ़िवादिता का मतलब होता है जैसे कि कोई प्रथा चली आ रही है या कोई पुराने रीति रिवाज जो कि बहुत सालों से चले आ रहे हैं और ज्यों का त्यों हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, जैसा है वैसा ही। मतलब हम उस पर सवाल नहीं करते हैं। अगर वो अच्छा है, हम पे नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है, फिर भी हम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके पीछे के साइंस को जानने का कोशिश नहीं करते, रीज़न जानने का नहीं कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पुरानी कुछ बाल विवाह को ले लो या किसी भी पुरानी प्रथा को ले लो, जो अभी भी कुछ प्रथाएं चलती आ रही हैं, पर हम सवाल नहीं करते। हालांकि अभी की जो सिचुएशन है, यहाँ पर हम थोड़े जागरूक हुए हैं, हमने अपने अधिकार के बारे में जानना शुरू किया, तो हम सवाल भी करते हैं कि अगर ये प्रथा चल रही है, अगर कुछ परंपराएं हैं और हमें अच्छी नहीं लग रही है या हमारे हित के लिए नहीं है, तो हम उस पर सवाल करते हैं अगर हमें उनसे प्रॉब्लम हो तो इसमें आता है मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका जो है रूढ़िवादिता, मीडिया में रूढ़िवादिता और जेंडर रूढ़िवादिता दोनों में सेम ही चीज़ें हैं। मैक्सिमम इसमें ये चीज़ें हैं कि महिलाओं के ऊपर ये रूढ़िवादिता, जो ज़्यादा परंपराएं ज़्यादा चलती थी, उन पे ज़्यादा रोक टोक शासन लगाया जाता था। तो ऐसा है कि भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है, यानी कि हमारे यहाँ जो पिता के वजूद से हमें जाना जाता है, उनके बच्चों को आप कभी भी देखते हो ना, किसी फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें फादर्स नेम मेंशन किया रहता है। मदर्स नेम 1-2 में बच गया है, आजकल वो भी नहीं आता है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, उसमें भी पापा का नाम। अगर कोई मैरिड महिला है तो उसमें उसके पति का नाम, फादर का नाम, यही सब हर चीज़ में, हर फॉर्म में आजकल मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ है, मतलब महिलाओं को नीचे रखा जाता था और पुरुष को एकदम ऊंचा। पुरुषों को रूढ़िवादिता को एक एजेंट क्लस्टर है ना। पुरुषों की रूढ़िवादिता को ये दर्शाया जाता था कि वो बहुत ताकतवर है, वो स्वतंत्र है, आत्मविश्वासी है, वो एक्चुअली वो जिद्दी, गुस्सैल, वो मतलब हर किस्म का उसमें इमोशन होता है। लेकिन महिलाओं को इमोशनहीन बना दिया जाता था। उनमें मतलब बस रोना धोना है, घर में रहना, जो भी करना है। महिलाओं को भावात्मक, दयालु, करुणामय, सुशील, शांत और सहनशील दिखाया जाता था। जैसे कि आप पहले की कुछ मूवी को भी देख लोगे, उनमें भी यही चीज़ आपको मिलेंगी। घर की कामकाज करती हुई महिला को दिखाया जाता है, वहीं पुरुषों को बाहर के कामकाज, लकड़ियाँ काटना या बाहर के सामान लाना, सब्जी लाना, ये सब करना, कमाना। लेकिन औरतों को खाना बनाना, बच्चे पालना, खाना सुलाना, यही काम रहता था और कुछ नहीं। फिर आता है मीडिया में लैंगिक रूढ़ियों के संबंध में 2 आंतरिक पैटर्न। इसमें पहला पैटर्न है, महिलाएं मीडिया समाज संस्था में कम दिखाई पड़ती थी। जैसा कि अभी हमने देखा, 4 न्यूज़ में 3 पुरुष और 1 महिला, ऐसी स्थिति थी। फिर आता है 50-50 आंदोलन। ये हुआ था मीडिया में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए बीबीसी द्वारा 2017 में 50-50 परियोजना शुरू की गई थी। आजकल 50-50 बिस्किट भी आता है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो। जैसे कि 50%, जैसे कि पुरुषों को ज़्यादा सम्मान मिलता था समाज में या कहीं भी, हर चीज़ उनके थ्रू होता था, उनको जाना जाता था। महिलाओं को बहुत कम जानते थे लोग। घर के नेम प्लेट के बाहर भी आप देखोगे, आज भी ऐसी धारणाएं हैं कि पुरुषों का नाम पहले होता है, महिलाओं का नाम तो होता ही नहीं है, और किसी में हुआ भी तो नीचे कहीं छुपा हुआ आपको मिलेगा, वो भी सरनेम तो उनके पति का ही लगा रहेगा। तो ये सब चलते आया है। तो इन्हीं के लिए उन्होंने मांग की कि नहीं, हमें भी समानताएं चाहिए, हमें भी एकता चाहिए, 50-50 चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पैटर्न इसमें आया, मीडिया में महिला पात्रों का रूढ़िबद्ध प्रतिनिधित्व। यह महिलाओं का चित्रण घरेलू कामों, फिल्मों में भी इन्हें दहेज और पति परमेश्वर जैसी फिल्मों में दिखाया गया। उनमें इन्हें विनम्र स्त्री के जैसे पेश किया गया, जैसे एकदम है ना, सभ्य, सुशील, संस्कारी, परंपरा से बंधी हुई दिखाया गया। जैसे एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, भला है बुरा है
जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा, ये जो 2 लाइन है इसमें पूरा इस मूवी का सारांश हमको मिल गया है कि इसमें महिला जो है मतलब उस पर कितना भी आप अत्याचार कर लो, कितनी भी क्रूरता कर लो, वो पुरुषों को एकदम मतलब भगवान के रूप में पूजती है। आज भी होता है हमारे यहाँ कि मतलब वो कितना भी जालिम हो, आपको मारे पीटे, आपके साथ बदसलूकी करे, बदतमीजी करे, ज़बरदस्ती करे, लेकिन उनको हम परमेश्वर मानते हैं। तो ये अवधारणाएँ आज भी है। हालांकि कई जगह ये रूढ़िवादिता टूटती हुई दिखी है। आज की फिल्में जैसे झांसी की रानी की फिल्में आई हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में आने लगी, कंगना रनावत की, आलिया भट्ट की बहुत सारी फिल्में आने लगी हैं। तो इसमें देखा गया है कि मतलब वो आवाज़ लगा रही है, खड़ी हुई है अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, 50-50 वाला जो प्रतियोगिता था उसकी तरह। जाति और जातीय रूढ़ियाँ। जाति में भेदभाव, जैसे ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, दलित, है ना। दलित लोगों को कैसे दिखाया जाता है टीवी या मीडिया में? उन्हें अशुद्ध व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है। काली चमड़ी, अनपढ़, फटे चिटे कपड़े पहनना, बदबूदार शरीर, इस तरह से उन्हें दिखाया जाता है। हालांकि हकीकत में ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो लोग भी बहुत अच्छे से पहनावा ओढ़ावा करते हैं, बहुत अच्छे संस्कारों से रहते हैं। कभी कभी बड़ी जाति से, हम लोगों से भी ऊपर उनका बिहेवियर होता है। इस रिस्पेक्ट उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने तो ऐसे ही देखा है, मतलब हम लोगों से ज़्यादा तो उनमें रिस्पेक्ट दिखने को मिलता है, फिर भी उनको तुच्छ दिखलाया जाता है न्यूज़ में। हालांकि अभी जब सोशल मीडिया आ चुका है तो इसके थ्रू हमको देखने को मिला है उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। और हमारी जो पुरानी जो रूढ़ी थी, जो हमारी जो अवधारणाएं थी कि वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो ये सब रूढ़ी भी टूटती हुई नज़र आई है सोशल मीडिया के थ्रू। तो मीडिया दोनों चीज़ों को दिखलाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन कुछ चीज़ों में ये सिर्फ नेगेटिव दिखाती हैं। फिर बुजुर्गों की रूढ़िवादिता, इसमें बेसिकली ये हमारे बुजुर्गों की है। तो भारत मुख्य रूप से एक सामूहिक समाज है जहाँ हम संयुक्त परिवार के साथ रखते हैं, बड़े हमारे परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली, है ना। उनका आदर सत्कार करते हैं और उनकी बातों और भावनाओं को हम मान सम्मान भी देते हैं। हमारी संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कई अन्य कारकों का प्रभाव बुजुर्गों पर भी देखने को मिलता है। उनकी सुविधाओं के, मनोरंजन के बारे में मीडिया बात नहीं करती है, और करती भी है तो मतलब चलो बुजुर्गों में भी वो भेदभाव करती है। जैसे महिला बुजुर्गों को कम दिखाया जाता है मीडिया में, और उसमें भी पुरुष, मतलब उसमें भी भेदभाव उनका होता है। हालांकि बुजुर्गों को कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि भारत और विदेशों में जो बुजुर्गों को मीडिया में दिखाया जाता है उन्हें हमेशा खुश से और स्वस्थ दिखाया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ होते हुए हिस्ट कुछ टाइप के हेल्दी खाना खाते हैं, तो लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं को जो है मीडिया में अच्छे से नहीं प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मतलब उनके दुख दर्द को, या फिर जैसे कोई वृद्धाश्रम वगैरह हो गया, तो उन सब जगह पे आप जा कर के जब पता करोगे तो आपको उनकी भावनाओं के बारे में पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है, कैसे थी, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज़ें उनकी ज़माने की बात। सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले लोगों में रूढ़िवादिता। अच्छा, ये वाला है ना, यूनिट 10 में भी आपको मिल जाएगा और 9 में भी थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो मीडिया का और रूढ़िवादिता का क्या असर पड़ा है, ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखने पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो मानसिक विकार के कारण इस समूह को नकारात्मक रूप में मीडिया पे दिखाया जाता है। मीडिया में मानसिक समस्याओं वाले लोगों को सच्चाई के बिल्कुल उल्टे दिखलाया जाता है, विपरीत। उन्हें असहाय, कमज़ोर, बेसहारा, हिंसक, आक्रामक, खतरनाक, असमर्थ दिखाया जाता है।
जिससे उनके प्रति लोगों में भय, खतरा, कि वो हमें मार देंगे, पत्थर फेंक देगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह की भावना आती है और हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ऐसे कुछ मुझे एक सीरियल याद आ रहा है, था माया नाम था उस सीरियल में, सोनी पे वो सीरियल आता था, बेहद बेहद, उस सीरियल का नाम था बेहद, कैरेक्टर का नाम था माया। उसमें उसे बहुत ही आक्रामक, गुस्सैल टाइप का दिखलाया गया है। हालांकि अक्सर हर केस में मानसिक बीमारियों के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ ठीक है, डिप्रेसिव लोगों को भी बहुत ही अजीब तरह से दिखलाया जाता है, डिप्रेशन के शिकार लोगों को। कुछ फिल्में हैं जैसे तेरे नाम हो गया, उसमें भी सलमान खान की एक और फिल्म है, उसमें भी वो पागल हो गया था, तो उनको ये उन्होंने मतलब एक तो जंजीर से बांध कर रखा गया था जेल में, तो गलत गलत अवधारणाएं दिखलाई जाती हैं। इससे जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग भी होते हैं ना, वो डर से अपने बारे में बता नहीं पाते हैं कि हाँ उनको ये कष्ट है, उनकी ये समस्याएं हैं। तो इन सब चीज़ों को मीडिया बहुत ही उल्टी तरह से दिखलाता है, नेगेटिव वे में। फिर आता है मीडिया में रूढ़िबद्ध प्रस्तुतियों के प्रभाव, सैद्धांतिक विचार। तो रूढ़िवादिता हानिकारक है। कुछ रूढ़िवादिताएं जो हम मीडिया पर देखते हैं वही कुछ समूहों के बारे में जानने का एकमात्र तरीका है, पर कई क्षेत्रों में ये पूरी तरह नकारात्मक होती है। यह हमारे अपने और समाज को देखने के जो नज़रिए हैं उसको भी प्रभावित करती है। खेती, मीडिया भड़काना और सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत 3 प्रमुख सिद्धांत है जो इस बात की जांच करते हैं कि स्टीरियोटाइपिकल मीडिया सामग्री के संपर्क के कारण दर्शकों के व्यवहार कैसे प्रभावित होते हैं। इसमें पहला है कल्टीवेशन थ्योरी। ये गवर्नर का है। गवर्नर का मानना है कि मीडिया के लिए लंबे समय तक संपर्क दर्शकों के दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। कुछ शोध इस सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि यह मानसिक बीमारियों वाले लोगों के संबंध में अधिक रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। मीडिया रूढ़िवादिता के प्रभाव को समझने का एक अन्य तरीका मीडिया प्राइमिंग थ्योरी है। इसे अक्सर अफ्रीकी अमेरिकियों में आयोजित किया जाता है, जिन्हें मीडिया में धमकी, अपराधियों, आक्रामक के रूप में दिखाया जाता है। फिर आता है हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये बेंडूरा का सिद्धांत है। बेंडूरा का मानना है कि कुछ शर्तों को देखते हुए दर्शक उन व्यवहारों की नकल करेंगे जो वे मीडिया में देखते हैं, ताकि कुछ छवियों को दूसरों की तुलना में अधिक बार मॉडल किया जाए और दिखाया जाए, है ना। उदाहरण के लिए यंग महिलाएं पतले मॉडल यानी कि पतले स्लिम ट्रिम वाले लोगों को बार बार दिखाने की वजह से उनके दिमाग में ये होता है कि हमारा जो समाज है हम जैसे हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें पतला होना ज़रूरी है। हालांकि कई बार वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, मतलब कि मानसिक बीमारी का शिकार हो जाती हैं। इसमें आता है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं खाने का विकार। तो हाँ, खाने का विकार भी एक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत मोटा हो गया है, वो मिरर में खुद को मोटा ही देख पाता है। हालांकि दूसरे लोग वो जैसे हैं उनको वैसे समझ पाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मैं मोटी हो रही हूँ, ठीक है, मेरा वेट बढ़ रहा है। और इस वजह से वो डाइट पे इस कदर चले जाते हैं कि मतलब एक तो ज़्यादा खाना खा लेंगे, फिर उसको उल्टी के थ्रू निकालेंगे या मेडिसिन लेकर के उल्टी करके निकालेंगे, या फिर खाना ही छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी भूख ना लगे या फिर वो खा ना पाएँ, इसके लिए वो कभी कभी कांच खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें करते रहते हैं। फिर यूनिट 9 देखेंगे हम, अपराध का मीडिया में निरूपण। मीडिया में अपराधों का निरूपण। अपराध समाचार, इसे मीडिया में चुन चुनकर प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट अगर कोई खबर है तो उसको चुन करके देंगे, मतलब हर खबर को वो लोग नहीं देते हैं ना, उसी तरह से जो पत्रकारों, संपादकों, उनकी कार्य की परिस्थितियों, व्यापक वातावरण और समाचार स्रोतों जैसे कि पुलिस, राजनेताओं, पीड़ित संगठनों आदि के बीच बातचीत के माध्यम से
उभरता है, क्योंकि अपराध की रिपोर्टिंग बहुत महंगी होती है और प्रयास की मांग करता है, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। दूसरा आता है अपराध नाटक। तो आज के समय में बहुत कम अच्छा हाँ, पहला वाला अपराध समाचार वाला कहीं थोड़ा सा बाकी रह गया। अच्छा ये रहा। आज के समय में बहुत कम घटना या आपराधिक घटना को मीडिया में दिखाया जाता है, जैसे कि सेक्स हो गया और हिंसा हो गई। अपराधों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अपराध अधिक प्रतिष्ठित हो जाते हैं उन्हें ऐसे हस्तियों के साथ, जैसे कि कुछ फिल्म वगैरह में बड़ी बड़ी एक्टर लोग के साथ दिखलाया जाता है, एक्ट्रेस के साथ दिखलाया जाता है, ताकि उस चीज़ को ना एक अलग रूप वो दे सके। अपराध को भी वो सही तरीके से दिखाते हैं। दूसरी अवधारणा में ये क्लियर होगा, अपराध नाटक में सेम ही चीज़ें दोनों, ऊपर फर्स्ट और सेकंड। तो अपराध को लोकप्रिय और मनोरंजन की तरह पेश किया जाता है, जैसे फूलन देवी हो गया, मनी हॉस्ट हो गया, डॉन फिल्म हो गया, धूम मचाले, धूम जैसे। इन सब में क्या दिखा रहा है, हमें डकैती करते हुए दिखाया जा रहा है लोगों को, मगर इसको मीडिया ने इतने मनोरंजन की तरह दिखाया गया कि हम उनके फ़ैन हो जाते हैं ना। हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब कोई डकैती करके देश पे उपकार कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मीडिया में प्रस्तुत ऐसे की जाती है कि ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जिससे लोगों का और मनोबल बढ़ जाता है। तो ये भी मीडिया का एक नकारात्मक प्रभाव है। फिर आता है साइबर अपराध। अच्छा, साइबर अपराध वाला बहुत इम्पोर्टेंट होगा। प्रिंट मीडिया के समय अपराध कम होते थे, जब प्रिंट मीडिया का टाइम चल रहा था। तो फिर इंटरनेट आया, और इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अपराध भी, जो साइबर क्राइम है, इसने भी गति पकड़ ली। साइबर अपराध की परिभाषा सुषमान और व्यूस्टन ने दिया था। इन्हें साइबर आश्रित अपराध भी कहा जाता है। इस अपराध को ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए किया जाता है, इसे हैकिंग और डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक शामिल है। साइबर अपराध में कॉपीराइट के साथ साथ साइबर स्टॉकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है। इसमें आमने सामने बैठने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हम यहाँ हैं, एक देश से दूसरे देश में भी साइबर क्राइम होते हैं, मतलब यहाँ बैठकर भी कोई दूसरे कंपनी को हैक कर सकता है, कोई सूचना एकत्र कर सकता है ना। इसके बारे में तो हम जानते हैं, और इसको थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च करके अपनी इजी लैंग्वेज में देख लेने पे सही रहेगा। हिंसा के सिद्धांत देख लेते हैं। हिंसा तो वही है, मीडिया हिंसा, जो हम पढ़े हैं कि मतलब कितनी तरह से एग्रेसिव है, कितना घातक है हमारे लिए, वो सब चीज़ दिख रहा है, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे और सेकंड ब्लॉक में वही सब चीज़ें हैं। मीडिया हिंसा के सिद्धांत, तो इसके कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि व्यक्ति जो देखता है उसका अनुकरण करता है। हिंसक मीडिया देखने के परिणाम स्वरूप लोगों में वास्तविक जीवन की परिस्थिति में भी शत्रुता नज़र आती है। जैसे कि कोई अगर देख लेगा मारपीट जैसी चीज़ें कि हाँ हमारे पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते हैं, परिवार में भी खतरा है, तो उसी तरह की उसकी सोच होने लगती है और वो सबको अपना शत्रु समझने लगता है, ये सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है, इस तरह की चीज़ें। फिर आता है भाव विरेचन, कैथेलिस मॉडल भी इसको कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार हिंसक मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों से कम आक्रामक होने की उम्मीद की जानी चाहिए। ऐसे स्वीकार करना निश्चित रूप से एक मुश्किल काम है। फिर लास्टली आता है उत्प्रेरक मॉडल। मीडिया हिंसा को हिंसक अपराध से जोड़ने वाले शोध के सबूत स्पष्ट नहीं है, इसलिए फर्ग्यूसन ने प्रस्तावित किया है कि आक्रामकता जैविक और बाह्य व्यक्तियों के बीच एक अंतःक्रिया है। लेकिन वास्तव में यह एक शैलीगत उत्प्रेरक है, क्योंकि जो व्यक्ति आक्रामक तरीके से कार्य करने का निर्णय लेते हैं वे कभी कभी ऐसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने मीडिया में देखा हो। मीडिया को प्रभाव के अभाव में ये व्यक्ति फिर भी हिंसक रूप से कार्य
करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, है ना। फिर ये कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 10 आ गया हमारा। मीडिया और मानव विज्ञान। अच्छा, मानव विकास पे जो मीडिया का नकारात्मक प्रभाव है और जो सकारात्मक प्रभाव है या विकास है, तो इन सब को तो हम पहले वाली यूनिट्स में पढ़े थे ही, तो हम इसको दोहराएंगे नहीं। और मानसिक स्वास्थ्य का है तो जो अभी हमने पढ़ा था, इसमें ये भी डाल सकते हो आपकी मतलब गर्ल्स को, जो ज़्यादा महिलाओं को ईटिंग डिसऑर्डर होती है, या फिर मीडिया को देखने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ, जैसे हेडेक वगैरह, ज़्यादा देर टीवी देख लेते हैं तो हमें हेडेक सा महसूस होता है ना, और नींद हमारी ख़राब हो जाती है। इन सब चीज़ों को भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये वाला गति रहित व्यवहार और नींद पर इसका प्रभाव। अच्छा, गति रहित का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज़ में एनर्जी नहीं है आपके पास, है ना, उस चीज़ को। जैसे कि गति रहित, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई काम आप कर रहे हो, सुस्ती सा महसूस होता है ना, तो उसको कहते हैं गति रहित, मतलब बिना एनर्जी के, है ना। तो गति रहित व्यवहार उन गतिविधियों में परिलक्षित होता है, दिखता है, जिनमें बैठना, लेटना, टेलीविज़न देखना, कंप्यूटर, स्मार्टफोन का उपयोग करना, वीडियो गेम आदि शामिल है, जो चयापचयी समतुल्य कुल ऊर्जा व्यय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये व्यवहार नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों जैसे मोटापा, हृदय रोग और सर्वकारण मृत्यु, मतलब बिना काम जल्दी मृत्यु हो जाना, समय से पहले अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं हम, और बिगड़े मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की विभिन्न रूपों से जुड़े हुए हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म गति रहित व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है। उदाहरण, व्यक्ति अपने मोबाइल या टैबलेट का उपयोग नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो देखने में करते हैं, और ये ना कर सके तो वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी तरह से मीडिया से जुड़े रहते हैं, हम देख के समय व्यतीत कर लेते हैं अपना। बच्चे भी आजकल के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, तो वो भी फ़ोन से जुड़े हुए स्टार्टिंग से। तो उनका क्या होता है कि वो टीवी तक आजकल नहीं देखते हैं, वो टीवी भी छोड़ के 4-5 घंटे तो मैक्सिमम वो फ़ोन पे उनको बिताना ही बिताना है, ठीक है, पूरे 24 घंटे के अंतराल में। जो मीडिया के, इसी को हम गति रहित व्यवहार कहते हैं, जो मीडिया के उपयोग द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। मीडिया इसको बढ़ावा देती है ना। कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा काम करता है, चलना सीखता है, और जो बिना पकड़े कुछ चलने लगता है, तो हम ताली बजाते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं और उसको मनोबल बढ़ाते हैं कि हाँ वाह वाह बेटा खड़ा हो गया। तो उसी तरह से मीडिया इसको प्रोत्साहित करती है, इसका मन बढ़ाती है ना, मन बढ़ाने का काम करती है। इसे टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और चयापचयी सिंड्रोम जैसे शारीरिक स्वास्थ्य पे असर करता है ना, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर करता है। ये हमारी नींद को भी प्रभावित करता है। तो नींद को हम ज़्यादा देर देख लेते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जो कि नींद का होता है। ब्लू लाइट आपने सुना होगा, फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है, तो ये मेलाटोनिन होती है। इसे यानी कि नींद की एक केमिकल होती है जो कि हमारी नींद को प्रभावित करती है, और इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। नींद ना आने की वजह से हेडेक होता है, सर दर्द होता है ना, अब चिड़चिड़ापन होता है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से तो ये जाहिर सी ये सब सिम्टम्स होते हैं। आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना, आँखों में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी नींद पे भी प्रभावित करती हैं, और हमारे मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ पे, प्लस हमारे आसपास पे भी। जैसे हम चिड़चिड़े रहेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो हम घर वालों पे भी चिल्लाएंगे। हमारे नशा की भी बढ़ती है, जैसे सर दर्द हो रहा है तो दवा खा लेना, या कुछ ड्रिंक कर लेना, सिगरेट फूंक लेना, और क्या होता है चाय कॉफ़ी पी लेना। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का गति। तो ये था हमारा गति रहित व्यवहार और नींद पर इसका प्रभाव, मीडिया का प्रभाव। और बाकी जो भी इसमें है, ये सब हम जो पहले यूनिट्स में पढ़े हैं ना, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, उन्हीं सब टाइप की चीज़ें हैं। कि हमारा ब्लॉक 4 भी ख़त्म हो गया आज। नेक्स्ट कल हम ब्लॉक 5 पढ़ेंगे। थैंक यू।